गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विष के दांत कहानी का प्रश्नोत्तर करेंगे। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखते जाएंगे। 1 नंबर का प्रश्न है, कहानी के शीर्षक सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों के प्रतिबंधित प्रतिबंधों को असंतुलित किया है। इसमें गरीबों पर अमीरों का शोषण एवं अत्याचारों पर प्रकाश डाला गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार सामने आई है। मदन पीटे जाने पर खोखा के जो 2 दांत तोड़े, वह अमीरों का गरीबों पर उनके अत्याचार का ठोस जवाब है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचारियों के खिलाफ एक चेतावनी है। इसमें लेखक द्वारा मार्मिक संदेश दिया गया है। 2 नंबर का प्रश्न है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, सबसे छोटा लड़का कासू बाबू प्यार से खोखा कहते थे। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों को काफ़ी अनुशासित किया गया था। लड़का सबसे छोटा और बाद का था, इसी कारण से लड़का के प्रति मोह स्वाभाविक था, जिसके कारण लड़का जिद्दी और नटखट हो गया था। 3 नंबर का प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वे किसी को गाड़ी के पास भटकने नहीं देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए, क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। उनकी लड़कियों से मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था। वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था। इसी कारण मिसेज सेन ने उन्हें काफ़ी छूट दे दी थी। मोटर को कोई खतरा था तो खोखा से ही। असली बात तो यह थी कि खोखा का आविर्भाव तब हुआ जब उसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। 4 नंबर का प्रश्न है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, सेन दंपति को खोखा में उसके पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना नजर आ रही थी। उन्होंने खोखा की शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री को घर पर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक पीट करने जैसी शिक्षा की व्यवस्था की थी। सेन दंपति का मानना था, इससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों की वाकिफ हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए इस नंबर में दिया हुआ है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। तो देखिए इसका व्याख्या करने के लिए हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। यह संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियां की चारित्रिक जब्ती से देखा गया है। सेन परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है, जहां की जीवन शैली कृत्रिम सूक्ष्मजीवों से भरी है। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज के साथ रहना सिखाया जाता है और उन्हें प्रेरणा देने की छूट नहीं। मूल रूप से लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न होने से समानता का विस्तार करना चाहिए। ख नंबर में है, खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इसका हम लोग व्याख्या करने के लिए लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। सेन परिवार का बेटा शैतानी स्वभाव का है। वह सेन दंपति को बुढ़ापे में पैदा हुआ। इसी कारण से हर कोई
का लाडला है। उसके लालन पालन शिक्षा दीक्षा में कोई अनुज्ञापित नहीं है। वह बेलो स्वतंत्र रहने के लिए है। सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी वजह से ट्रेनिंग भी बेकार ही दिलवा रहे थे। उसे किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा ना देकर बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने ठोकने आदि से संबंधित काम सिखाया जाता था। औजारों से और सैनिक असिस्टेंस जाना जाता था। इस प्रकार सेन परिवार ने अपने शिष्यों के स्वभाव के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था दी थी और उनके सिद्धांतों को बदला गया था। गो नंबर में है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसका हम लोगों को व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत कहानी शीर्षक से ली गई है। इस पंक्ति का प्रसंग गिरधारी के बेटे मदन के साथ हुआ है। एक बार की बात है कि सेन की गाड़ी के पास मदन खेल रहा था। जब शोफर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने शोफर को मारने की कोशिश की, लेकिन गिरधारी की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया। ड्राइवर ने मदन को नीचे गिरा दिया था, जिससे मदन का घुटना फूट गया था। मदन सेन साहब से नहीं डरा। इसी बात पर सेन साहब काफ़ी नाराज हो गए थे और गिरधारी को अपनी मर्जी से बुलवाकर डांटते हुए कहा था कि देखो गिरधारी, इन दिनों मदन बहुत शौक हो गया है। गाड़ी छूने से मना करने पर झपट रहा था। यह लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू और गुंडे बनते हैं। गिरधारी लाल तो जी जी हाँ कह देता। सेन का बेटा भले ही कुलक्षण का है, लेकिन निर्धन निर्बल गिरधारी लाल के बेटे में ही उन्हें कुलक्षण दिखते हैं। हंस कौआ की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के लिए हम लोग उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ विष के दांत नामक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता नलिन विलोचन शर्मा। यह प्रसंग उस समय का है जब सेन दंपति का बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले के आहते के बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ मदन, गिरधारी लाल का बेटा जो है, दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने जब यह नज़ारा देखा तो उसकी भी मन ललचा गई। खोखा तो बड़े घर का था, अर्थात वह हंसों की जमात का था। कासू गरीबों के खेल में शामिल होने के लिए ललक गया। मदन ने कासू यानी खोखा से कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू नचाने वाला। यहाँ तेरा लट्टू नहीं है, जा जा अपने बाबा की मोटर में बैठ। कहानीकार सामाजिक असमानता, भेदभाव, गैर बराबरी को दिखाना चाहता है। 6 नंबर का प्रश्न है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, एक दिन का वाकया है कि सेन साहब के एक कमरे में कुछ बैठे दोस्त गपशप कर रहे थे। वहाँ एक साहब साधारण अखबार नवीस थे और सेन के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, बड़े विचार पर और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई टिप्पणी देखकर उनकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले पत्रकार कुछ जवाब देते कि सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहरा कर थकते नहीं थे। जब उनसे पूछा गया कि बच्चे के विषय में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ वह जेंटिलमैन जरूर बने, और कुछ बने उसका काम है। वह पूरी तरह आज़ाद है।
सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठकर रह गए। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, कहानीकार ड्राइवर के रूप में सामंती पर्सनालिटी को दिखाया गया है। मदन एक गरीब का बच्चा है, उसे सिर्फ मोटर को छूने पर उसे धक्का दे दिया गया, उससे चोट लग गई। सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की और कहानीकार ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण, कासू मदन से लट्टू मांगना चाहता था, मदन देने से मना होता है, कासू मारता है, फिर मदन भी मारता है। लेखक ने इस प्रसंग के बारे में बताया है कि बच्चों में अमीरी गरीबी का डर नहीं होता। 9 नंबर का प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर इस हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, सेन साहब की नई चमचमाती काली गाड़ी को रत्ती भर के अपराध के लिए मदन को न केवल शोफर द्वारा धकेला गया, बल्कि मदन के पिता द्वारा भी मदन को पीटा गया। दूसरे दिन खोखा जब मदन मंडली में लट्टू नचा रहा था तो दोनों की लड़ाई बृहत रूप ले लेती है। खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। खोखा को मुंह की खानी मिलती है, झगड़े में झोपड़ी वाले की जीत होती है। 10 नंबर का प्रश्न है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी थे और कासू उनके बंगले के एक कोने में आउट हाउस में रहते थे। एक दिन जब मदन कासू के व्यवहार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए, तब मदन के पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी दे दी गई। तो जो काम उसने स्वयं नहीं कर पाया था वह उसके पुत्र ने कर दिखाया था, इसलिए वह गौरवान्वित था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध में दमन प्रतिशोध का प्रतीक है। उनकी निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर ने उन्हें सीने से लगा लिया। 11 नंबर का प्रश्न है, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, ये सेन साहब का पहले चरित्र चित्रण है। कहानी में सेन साहब प्रमुख पात्र हैं। उसने एक नई गाड़ी ली है, इसलिए गाड़ी से सब दूर रहे, खासकर लड़कियां। सेन साहब में बहुत कुछ दिखाया गया है। अपने बेटे के बारे में ऊंची ऊंची बातें होती हैं। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के की तारीफ करना पसंद नहीं करते। ये मदन का चरित्र चित्रण है। सेन साहब का एक स्टाफ गिरधर है जो वहीं आउट हाउस में रहता है। मदन उसी का लड़का है, निडर और निर्भीक है। अब कासू का चरित्र चित्रण दिया गया है। कासू बाबू सेन साहब का एकमात्र सुपुत्र है, जिसका बहुत लाड प्यार तथा बहुत प्रशंसा होती है। शरारत करने में माहिर हो गया है। कहानी का खलनायक कासू ही है। गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है। उन्हीं के आहते में रहता है। गिरधर बेहद सीधा और सरल कर्मचारी, यदा कदा इसे सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है। गिरधर मदन का पिता है। 12 नंबर का प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। पहले यह धारणा थी कि
नायक वही हो सकता है जो उच्च कुलोत्पन्न हो, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, युवा तथा ललित कला प्रेमी हो। परंतु नायक के संबंध में ये शर्तें अब मान्य नहीं। कोई भी पात्र नायक पद का अधिकारी है यदि वह घटनाओं का संचालक है, सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली और कथावस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरे कथा वस्तु में इस चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है। 13 नंबर का प्रश्न है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित कीजिए। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, पांचों लड़कियां तो तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत ही है। अगला, कोयले घोंसले में से कब उड़ जाए, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। पत्रकार की जवाब से साहब ऐंठकर रह गए। इन शब्दों से पता चलता है कि आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। 14 नंबर का प्रश्न है, विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, विष के दांत आचार्य नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में मध्य वर्ग के जीवन के अनेक अंतर विरोधों को रेखांकित किया गया है। इस कहानी का संदर्भ ठोस सामाजिकता को लिए हुए है। इसमें स्पष्ट मनोवैज्ञानिक अर्थ भी दिखाता है। मध्य वर्ग की आर्थिक स्थितियों का सफल चित्रण हुआ है। सेन जैसे मध्यवर्गीय लोगों की एक श्रेणी का चित्रण इतनी बारीकी से हुआ है कि पाठक यथार्थ से अवगत हो जाता है। सेन साहब जैसे सफ़ेद पोश महत्वाकांक्षी लोगों के मानसिक और सामाजिक जीवन के विविध प्रसंगों और कुसंस्कारों का चित्रण इस कहानी में कहानीकार ने बड़ी बेबाकी से किया है। दूसरी ओर गिरधर जैसे निम्न मध्यवर्गीय सामान्य व्यक्ति की एक श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बादिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी और साहस के साथ बचाए रखने के लिए सदैव संघर्षरत दिखता है। इस कहानी में सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए लाड़ प्यार के कुपरिणामों को उभारा गया है। साथ ही सामाजिक समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी भी इस कहानी में स्पष्टतया दिखती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो टॉपर्स एकेडमी नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करें।